देखो आज हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने यानी कि क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वो बता रखी है। ठीक, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा इस तरह से। तो बेटर होगा कि आप उससे पहले पढ़ें, फिर ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो सपोज मानो मैंने फेरस सल्फेट दिया, ठीक, ड्रग्स के रूप में, तो 325 मिलीग्राम में, तो ये क्या होगा, स्टोमक से होते हुआ तुम्हारा इंटेस्टाइन में आएगा और इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो जो एलिमेंटल आयरन जिसका हम यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में जिसका यूज होगा, ठीक, तो इंटेस्टाइन में जो एलिमेंटल आयरन तो प्राप्त होगा वो 625 मिलीग्राम प्राप्त होगा, सॉरी मतलब 65 मिलीग्राम। ठीक, ऐसे अगर मैं ये ना देखे, अगर फेरस फ्यूमरेट दूँ, ठीक है, 325 मिलीग्राम, तो जो एलिमेंटल आयरन जो प्राप्त होगा, यानी कि एलिमेंटल आयरन वो है जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसके डाइजेशन के बाद यानी कि इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद जो एलिमेंटल आयरन तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर मैं फेरस फ्यूमरेट यूज़ करूँगा तो इतना, यानी कि 108 मिलीग्राम। ठीक, और अगर ये यूज़ ना करके इन दोनों का अगर मैं फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है, तो अगर मैं 325 मिलीग्राम यूज़ करूँ ग्लूकोनेट को, तो जो एलिमेंटल आयरन मेरे प्राप्त होगा वो 35 मिलीग्राम प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर मैं फेरस बिसग्लाइसिनेट यूज़ करूँ, ठीक, तो जो एलिमेंटल आयरन मुझे प्राप्त होगा वो 25 मिलीग्राम प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो, अगर मैं सपोज कोई सी एक ड्रग्स इस चारों में से एक यूज़ करूँ, ठीक है, सुबह शाम, और उसके साथ अगर मैं विटामिन सी को दूँ, यानी कि जो विटामिन सी की टैबलेट मिलेगी उसे मैं फेरस सल्फेट के साथ यूज़ करूँ, तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं फेरस सल्फेट ही दिया और इतना मिलीग्राम इंटेस्टाइन में, यानी कि एलिमेंटल आयरन इतना मिलीग्राम प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना ये सब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, कुछ ही होगा। अगर मैं विटामिन सी लगा के दूँ आयरन के, यानी कि फेरस सल्फेट के साथ, यानी कि फेरस सल्फेट दूँ और प्लस विटामिन सी दूँ, तो पूरे का पूरा यानी कि 65 मिलीग्राम आयरन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा लो डोज बेटर टॉलरेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये चारों टैबलेट हैं, ठीक, तो फर्स्ट वाली से मुझे इतना मिलीग्राम आयरन प्राप्त हो रहा है, सेकंड वाली से इतना, और थर्ड वाली से 35 और लास्ट वाली से 25। तो अगर मैं सबसे कम यानी कि इतनी वाली डोज यूज करूं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इसका मतलब यही है, यानी कि जो लो डोज बेटर टॉलरेटेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज करूंगा फेरस बिसग्लाइसिनेट को, तो सबसे अच्छा रिजल्ट इसका रहेगा इन चारों में। ये हो गया। अब देखो, अगर आपने एक वीक तक, सपोज मानो इन तीनों या चारों, इन चारों में से कोई भी ड्रग्स तुमने यूज की सुबह शाम, तो क्या होगा, तुम्हारा एक वीक के अंदर क्या होगा, 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि एक वीक में तुम्हारा कितना, 0.7 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो अगर 3 वीक तक यूज करते हैं आयरन की कोई भी एक टैबलेट, तो क्या होगा, आप सेफ रेंज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है, आपको छोड़ना नहीं है ड्रग्स को। मान लो आप सेफ रेंज में पहुंच गए, आपने सोचा ठीक है छोड़ दो ड्रग्स को, अब हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्दर यानी कि 8 वीक तक टैबलेट यूज करनी है आयरन की, कोई एक, मतलब इसमें से कोई एक ले लेना यार। ठीक है, अब देखो, जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगा, जैसे मानना आपने टैबलेट का यूज किया कोई एक टैबलेट का, तो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट में तुम्हें क्या दिखेगा, जैसे अगर आप सीबीसी कराएं टेस्ट, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन तुम्हें बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर सपोज मानो अगर आपने 8 दिन बाद अगर सीबीसी कराया तो इतना हीमोग्लोबिन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। सपोज मान लो अगर इतना है हीमोग्लोबिन, ठीक, अगर आपने 1 वीक तक यूज कर लिया तो हीमोग्लोबिन का लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। अब देखो, जो रेटिकुलोसाइट जो है मैंने सेकंड लेक्चर में बता रखा है, यानी कि रेटिकुलोसाइट का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। देखो, जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारी बोन मैरो है, तो ठीक है, ये है बोन तुम्हारी कोई, मान लो जैसे फीमर है, और इसके अंदर क्या है, बोन मैरो। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, तुम्हारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होगी।
ठीक है। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या बनाती है तुम्हारी, ये बनाएगी तुम्हारी एरिथ्रोसाइट्स। नहीं सॉरी, एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट। और मान लो ये तुम्हारी क्या होगा, जैसे ये तुम्हारी बोन मैरो है तो ब्लड के थ्रू यानी कि ब्लड वेसल के थ्रू तुम्हारे पूरे शरीर में मूव करेगी। तो एरिथ्रोब्लास्ट क्या होगी तुम्हारी, रेटिकुलोसाइट में चेंज होती है, फिर एरिथ्रोसाइट में। तो रेटिकुलोसाइट मतलब जैसे जालनुमा आरबीसी है लेकिन अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी रेटिकुलोसाइट्स। अब देखो जैसे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है तो ये जब एरिथ्रोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन कब करेगी। अब सपोज मान लो आयरन की से नीड है और आयरन नहीं मिल रहा तो क्या होगा, जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ना एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगी, और एरिथ्रोब्लास्ट किस में चेंज होती है, रेटिकुलोसाइट में। तो रेटिकुलोसाइट की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन आपने क्या करा, फेरस सल्फेट का यूज किया या फेरस फ्यूमरेट का यूज किया तो क्या होगा, ये यहां तक आएगा तुम्हारा बोन मैरो में, और बोन मैरो में आयरन की कमी थी तभी तो ये फॉर्मेशन नहीं कर रही थी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अगर यहाँ पे आयरन आ जाएगा तो ये फॉर्मेशन क्या करेगी, तेजी से करने लगेगी, और फिर क्या होगा, जैसे रेटिकुलोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारा रेटिकुलोसाइट की संख्या बढ़ हुई मिलेगी अगर आप चेक कराते हैं तो। और सीरम फेरेटिन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। देखो सीरम फेरेटिन क्या है ये भी मैंने बता रखा है अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तब। सीरम फेरेटिन का मतलब होता है जैसे ये क्या करता है, लीवर के अंदर तुम्हारे आयरन को स्टोर करेगा, और आयरन को स्टोर जब करेगा, अब सपोज मान लो तुम्हारा आयरन का लेवल कम हो रखा है, ठीक। अब तुमने क्या करा, आयरन का टेबलेट यूज किया, और जब आयरन का आप टेबलेट यूज करेंगे तो क्या होगा, आयरन का स्टोर बढ़ेगा लीवर के अंदर, और जब स्टोर बढ़ेगा तो सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, ये तो देखो बढ़ के इतना हो जाता है, इसकी डोज मतलब इतनी होती है, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज इतनी होती है 30 से 300 तक। तो अगर आप चेक कराएंगे सीरम फेरेटिन को तो तुम्हारा 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाएगा, अगर 8 दिन बाद अगर आप बनाते हैं तब चेक कराते हैं तो, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारी क्या है, ओरल ड्रग्स हम बता रहे हैं, ठीक। देखो इसे छापो पहले। एक चीज और देखो, जैसे सपोज मानो आपने कोई भी आयरन की टेबलेट यूज कर रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो वो क्या क्या है, इसे देखो मैं साफ कर दूंगा, उससे पहले छापो। देखो अगर आपने आयरन की कोई भी टेबलेट यूज की, सपोज मानो इनमें से चारों में से कोई एक टेबलेट आपने यूज करी है, तो खाने से पहले या खाने के जस्ट बाद या खाने के साथ आपको ये मतलब आयरन की टेबलेट यूज नहीं करनी है। एक तो ये है, ठीक है, खाने से पहले या खाने के बाद। दूसरा, जैसे मान लो अगर आयरन की आप टेबलेट यूज कर रहे हैं तो एंटा एसिड की कोई भी गोली, जैसे सपोज मान लो पेंटाप्रोजोल है, रिवाप्रोजोल है, रेनिटिडीन है, सैमिटिडीन है, तो एंटा एसिड यूज नहीं करना है। देखो एंटा एसिड यूज क्यों नहीं करना है इसको देखो, इसे समझो। जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारा स्टोमक है, ठीक। तो स्टोमक जैसे मान लो आपने क्या करा, जैसे एंटा एसिड आप जब खाएंगे तो क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा, ठीक है। एसिड का प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो देखो एसिड का काम क्या होता है, जैसे आपने आयरन की टेबलेट ली तो आयरन की टेबलेट किस फॉर्म में होगी, फेरिक के रूप में होगी। या टेबलेट अगर आपने यूज नहीं की, मान लो आपने कुछ खाना ही खाया, तो जो हम खाना खाते हैं तो उसमें जो आयरन हमें मिलता है वो फेरिक के रूप में होता है। और एसिड का काम क्या होता है, इसको चेंज करता है एसिड Fe2 में यानी कि फेरस में, और यही फेरस क्या होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अब आपने सपोज मान लो एसिड का प्रोडक्शन क्या किया, एंटा एसिड का यूज करके एसिड का प्रोडक्शन कम कर दिया। जब एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन कम हो गया तो Fe क्या होगा, Fe3 क्या होगा, Fe2 में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक। और इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ Fe2 का होता है यानी कि फेरस का।
तो इसलिए आपको एंटासिड यूज नहीं करना है। तीसरा क्या है, जैसे कोई भी ऐसी चीज जिसमें मिनरल है तो आपको वो यूज नहीं करनी है आयरन के टैबलेट के साथ। जैसे मान लो सपोज आपने मिल्क है, ठीक, तो मिल्क या इसका कोई भी प्रोडक्ट, मान लो जैसे पनीर है या दही है, तो वो यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? सपोज मान लो जैसे तुमने मिल्क का यूज किया तो मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करेगा, तुम्हारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ठीक, समझ में आ गया। और चौथा क्या करना है आपको, चाय ये नहीं पीनी है। ठीक, इन 4 चीजों का ध्यान रखना है अगर आप आयरन की टैबलेट यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, और एक चीज और, ठीक ये छोड़ो। और खाना क्या क्या है तुम्हें, जैसे मान लो इससे तो तुम्हें आयरन मिलेगा ही मिलेगा, और कैसी सब्जी या तुम्हें कौन सा फल खाना चाहिए जिससे ज्यादा आयरन का फॉर्मेशन हो, तो देखो आप अनार खा सकते हैं, ठीक है, और अगर गरीब हैं तो चुकंदर खा सकते हैं, ठीक है। और पालक का साग होता है, बहुत मद्दा मिलता है, ठीक है, इसमें खूब आयरन होता है तुम्हारा। हरी दाल है तुम्हारी, दाल की खिचड़ी, जो गांव से लोग होते हैं वो सब जानते हैं खिचड़ी क्या होती है, ठीक है, हरी दाल की खिचड़ी खा सकते हैं आप। और क्या, ठीक है, ये और ये हो गया। और एक चीज और देखो, जैसे आयरन का अगर आपने यूज किया तो आयरन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसे छापो पहले फिर बताता हूं। देखो, अगर आप आयरन का टेबलेट अगर किसी डॉक्टर पेशेंट को दोगे तो पेशेंट तुमसे आप जैसे खाएगा तो 2 दिन या 1 दिन बाद वापस आएगा आपके पास, तो बोलेगा आपसे, वो कुछ चीजें बताएगा, इनको हम एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। जैसे वो बोलेगा क्या उसने जब खाया आयरन का यूज किया तो क्या हुआ, उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसा लगा उसे कब्ज बन गई, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं इसके लिए, कब्ज को, ठीक है। या सपोज मान लो उसने आयरन का ज्यादा, मतलब क्या हुआ कि आयरन का ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया जल्दी ठीक होने के लिए, अगर उसने ज्यादा आयरन का यूज किया तो क्या होगा, उसे डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आप आयरन का टेबलेट किसी को दे रहे हैं तो एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई इंटेस्टाइनल उससे प्रॉब्लम ना हो, जैसे आईबीएस है तुम्हारा, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, या कोई और इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो आप आयरन का यूज ना करें, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा ओरल आयरन का यूज किया है आपने, ठीक। अगर मान लो आयरन की जो मात्रा है, जैसे मान लो एनीमिक पेशेंट इतना है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो तो उसकी वो कितनी रह गई, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अगर 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब क्या करेंगे आप, तो देखो इसमें इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज मान लो आपने अगर टैबलेट दी तो टैबलेट का कितना है, 8 दिन में 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन को बनाएगा, इतने में तो क्या होगा, उसका हार्ट फेल कर सकता है। देखो हार्ट फेल ये भी देख लो, अगर यानी कि आरबीसी का या हीमोग्लोबिन कम है तब तुम्हारा हार्ट फेल क्यों कर जाता है, ये मैंने बता रखा है लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, तो आप वहाँ जो जिसमें मैंने सिम्टम बताएं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देख लें सिम्टम, यानी कि एनीमिया के जो सिम्टम बताएं। तो देखो अगर हीमोग्लोबिन तुम्हारा इतना है, आप चेक करा सकते हैं, पता चल जाएगी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है। देखो या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दे, और अगर तुम्हें फिर भी अगर लग रहा है कंडीशन सुधार नहीं हो रहा है तो एक पिक्ड सेल वैल्यू बोलते हैं हम, पीसीबी, इसमें क्या होता है टोटल आरबीसी को हम दे सकते हैं, ठीक है। ये कितनी स्पीड से तुम्हें देना है, मान लो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो कितनी स्पीड से तुमको देना है, 5 ml पर केजी से लेके 10 ml पर केजी, और चढ़ाना कितना है, कितनी देर में, से 2 घंटे के अंदर,
यानी कि 2 आवर्स के अंदर चढ़ा देना है। अब सपोज तो देखो कैसे समझना है, ऐसे मान लो एक बंदा कोई 60 किलो का पेशेंट है, कोई 60 केजी का कोई पेशेंट है, ठीक, तो क्या होगा 5 और पर केजी मतलब 60, यानी कि इतना ml तुम्हारे लिए ब्लड, इतना ml ब्लड कितना 2 घंटे के अंदर चढ़ा देना है, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब समझ लो पेरेंटल आयरन तुम्हें देना है यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में, तो इसे तुम छापो पहले। अगर आप पेरेंटल आयरन देते हैं, ठीक है, तो देखो पेरेंटल आयरन तुम मोस्टली किस कंडीशन में देते हो, अगर पेशेंट कोई किडनी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त है तब आप पेरेंटल आयरन दे सकते हो, पेरेंटल आयरन, ठीक है। तो अगर मान लो क्रोनिक किडनी डिजीज अगर है पेशेंट के लिए, ठीक, इंजेक्टेबल होता है ये, और देखो पेरेंटल आयरन जो तुम दे सकते हो या तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हो या इंट्रावीनस दे सकते हो। इंट्रामस्कुलर दे दो या फिर आप इंट्रावीनस दे दो, इंट्रावीनस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल पेरेंटल आयरन का जो एग्जाम्पल होता है तुम्हारा, देखो जो ड्रग्स तुम्हें देखो तो वो मिलेगी तुम्हें आयरन सुक्रोज के रूप में, यानी कि या तो ये मिल जाएगा तुम्हें पेरेंटल यानी कि जो इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा, या तो आयरन सुक्रोज मिलेगा या फिर आयरन डेक्सट्रोज। देखो एक चीज और देखो, जो मैं लिखा रहा हूं तुम्हें ये केमिकल कंपोजिशन है इसका। जैसे मान लो सपोज फेरस सल्फेट ही है तो इसका ब्रांड नेम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मिलेगी। सपोज मान लो आप दिल्ली के अंदर ही रहते हैं तो आप डालेंगे फेरस सल्फेट ब्रांड नेम इन दिल्ली, तो उसके बहुत सारे ब्रांड नेम आ जाएंगे। ऐसे ही पर अगर आयरन सुक्रोज है या आयरन डेक्सट्रोज है, अगर इसका ब्रांड नेम अपन डालेंगे तो मिल जाएगा हर जगह। तो मैंने ब्रांड नेम नहीं लिखा है, सिर्फ कंपोजिशन लिख रखा है, ठीक है, ठीक। ये हो गया। देखो ये तो हो गया ट्रीटमेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का। अगर देखो बेस्ट तरीका है क्या, आप अगर देखो डॉक्टरी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है तब भी मतलब एक काबिल डॉक्टर बनोगे, ना तो झोला छाप डॉक्टर ही बनोगे सीधा सीधा। और अब देखो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने देखी होंगी यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं 10 मिनट की, 10 मिनट में वो क्या करता है तुम्हें टोटल फीवर की दवाई बता देगा, डायरिया की दवाई बता देगा, वॉमिट की दवाई बता देगा, लेकिन उससे क्या फर्क, उससे क्या फायदा हो रहा है। सपोज मानो आपको किसी ने डायरिया के टैबलेट बता दिया, नोफ्लेक्स है या सिफ्लॉक्स टीजेड है या नोफ्लेक्स टीजेड है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने का। सपोज मान लो अगर तुमने उसके बताए पे अगर ले ली और आपको कुछ नहीं आता तो क्या होगा, मान लो अगर डायबिटिक डायरिया है तो नोफ्लेक्स से ठीक हो जाएगा, नहीं होने का बिल्कुल भी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। या आईबीएस हो रखा है तो आईबीएस थोड़ी ना तुम्हारा नोफ्लेक्स से ठीक हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो वॉमिट है तो वॉमिट के अलग अलग कारण होते हैं। या फीवर है तो फीवर में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे तुम्हारा टाइफॉइड हो रखा है तो टाइफॉइड बिना एंटीबायोटिक के थोड़ा ना ठीक हो जाएगा आपका। तो देखो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। और लोग इतना ट्रस्ट करते हैं डॉक्टरों पे, तो बेटर है कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक। तो ये हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आज खत्म हो गया। इसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे, कल से, ठीक है। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।